हेलो साथियों, नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के पैट 2022 के लिए सीरीज़ नंबर 1 जो है हम टेस्ट सीरीज़ 1 से शुरुआत करते हैं और कवर करते हैं जीके के 30 क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, जीके में जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत होती है ताकि हम जो है रीजनिंग और बाकी का जो पोर्शन है इसके लिए पैट के लिए हम उसमें पूरा का पूरा अपना स्कोर कर सकें और जीके का जो है कवर करने की ज़रूरत है ताकि हमारा स्कोर इम्प्रूव हो सके और अच्छे नंबर आ सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जो कि यहाँ से तांबा, कांसा, सोना और चांदी आदि धातुएं मिली थी, परंतु यहाँ पर लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो दोस्तों हमारा जो है पहले क्वेश्चन का आंसर होगा लोहा, जो कि एकदम सही है। साथियों दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा सहवाजगढ़ी अभिलेख। दोस्तों सहवाजगढ़ी अभिलेख और एक और अभिलेख है मानसहरा अभिलेख जो कि खरोष्टी लिपि में थे। अशोक का इतिहास मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही प्राप्त होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन मुख्यतः साथियों 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हो गया शिलालेख, दूसरा हो गया स्तंभ लेख और तीसरा हो गया गुहा लेख। शिलालेख को 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है दोस्तों, जो 8 जो है विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ था, जैसे कि सहवाजगढ़ी, मानसहरा, कालसी, गिरनार, धौली, शोपरा, एरगुड़ी तथा जौगढ़। दोस्तों अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे और केवल 2 अभिलेख ऐसे हैं अशोक के, ये जो सहवाजगढ़ी और मानसहरा, जो कि खरोष्टी लिपि में हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बोधगया। बोधगया जो है आपका निरंजना नदी पर स्थित है बोधगया। बोधगया के बारे में बात की जाए तो निरंजना नदी के तट पर स्थित है बोधगया और निरंजना नदी को प्राचीन काल में फाल्गु नदी के नाम से जानते थे और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी इसी नदी पर हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे पूर्णिमा के दिन हुआ था। लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषि पत्तन में दिया था और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, जो कि आप सबको पता होगा। दोस्तों ये था तीसरा क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। नंबर ए ऑप्शन में है चंद्रगुप्त मौर्य में सेल्यूकस, बी में है घनानंद चंद्रगुप्त मौर्य, सी में है पोरस एवं सिकंदर और डी में है सिकंदर एवं आम्बी। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा पोरस एवं सिकंदर। पोरस एवं सिकंदर के बीच जो है वितस्ता का युद्ध हुआ था, जिसको झेलम नदी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर बात की जाए तो हाइडोस्पीज का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, जो कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में है। और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन एक इतिहासकार हैं एपियस नाम के, जिन्होंने
इनका वर्णन किया था। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन असत्य है? ऑप्शन ए खरोष्टी, बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी अरमाइका, ऑप्शन डी संस्कृत। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सही आंसर होगा संस्कृत। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत में जो है अशोक के अभिलेखों में कहीं भी संस्कृत का वर्णन नहीं मिला है। दोस्तों फिर से सुन लीजिए, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा जो है संस्कृत का वर्णन कहीं नहीं मिला है। तो अगर बात करें तो अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में संस्कृत जो कि असत्य है। अशोक का अभिलेख की भाषा थी मुख्य रूप से ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान में प्राप्त हुआ था। वहीं अगर खरोष्टी लिपि के अभिलेख की बात करें तो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से प्राप्त हुआ था। और ब्राह्मी लिपि के आपको सबको पता होगा कि सबसे ज़्यादा शेष भारत से प्राप्त हुआ था। अशोक के जो अभिलेख हैं सबसे पहले पढ़ने का प्रयास जेम्स प्रिंसेप एक अंग्रेज थे, उन्होंने 1837 ईस्वी को किया था। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर ए मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन बी साइमन कमीशन, ऑप्शन सी चौरी चौरा घटना और डी डांडी मार्च। इसका सही मिलान करना है। तो साथियों जैसा कि मार्ले मिंटो सुधार की बात करें तो इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी जो कि बिल्कुल सत्य है। और अगर साइमन कमीशन की बात करें तो जब साइमन कमीशन भारत में आया था तो क्या हुआ था, देशव्यापी आंदोलन। साथियों देशव्यापी आंदोलन हुआ था साइमन कमीशन के दौरान। चौरी चौरा घटना की बात करें तो असहयोग आंदोलन का वापस लिया जाना। चौरी चौरा घटना में जो है गोरखपुर में एक थाने के अंदर आग लगा दी गई थी। उसमें महात्मा गांधी जी ने आहत होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगर नंबर डी डांडी मार्च की बात करें तो डांडी मार्च में क्या हुआ था साथियों, नमक का अवैध निर्माण जो कि गांधी जी ने डांडी मार्च किया था। ठीक है साथियों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, तो वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? साथियों नमक सत्याग्रह की बात करें तो डांडी मार्च की ही बात कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च, तो इसका सही आंसर होगा साथियों 12 मार्च 1930, जो कि 12 मार्च 1930 से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। साथियों गांधी जी 12 मार्च 30 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। वहीं अगर बात करें गांधी इरविन समझौता की तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। वहीं अगर प्रथम स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 1857 की क्रांति को किससे जोड़ा जाता है? मतलब साथियों क्वेश्चन का मतलब है कि 1857 की क्रांति का जो है एक सूचक जो है बनाया गया था कमल एवं चपाती। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कमल एवं चपाती। 1857 की क्रांति को कमल एवं चपाती से जोड़ा जाता है।
साथियों 1857 की क्रांति जो हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ की एक पैदल टुकड़ी थी 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। साथियों अगर हम बात करें कि BD सावरकर ने 1857 के संग्राम को क्या कहा था, ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो BD सावरकर जी ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना था। वहीं अगर बात करें तो 1857 की क्रांति का मूल कारण क्या था। साथियों मूल कारण था कि 1857 में जो एनफील्ड राइफलों का प्रयोग चलन में आया था, जिसमें कारतूसों का ढक्कन जो बनाया गया था गाय एवं सूअर की चर्बी से के उपयोग करके बनाया गया था, जिसको जब जो सैनिक एनफील्ड राइफलों में उसकी बारूद को काट कर भरते थे, जो गाय और सूअर की चर्बी थी उसके विरोध में ही 1857 क्रांति शुरू हुई थी। साथियों आप बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था। नंबर ए संवैधानिक सुधारों के लिए, ऑप्शन बी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, ऑप्शन डी मोपला विद्रोह की जांच के लिए। साथियों अगर हंटर आयोग की बात करें तो यह गठित हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। अगर वहीं बात करें राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के लॉर्ड डफरिन की पदावधि में हुआ था। वायसराय लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल की बात करें तो 1884 से 1888 ईस्वी तक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। कांग्रेस के प्रथम महासचिव की बात करें तो ये हुम थे और कांग्रेस के 1887 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन में सर्वप्रथम देशी भाषाओं में भाषण दिया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, इसको नोट कर लेना। कांग्रेस की 1887 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन में सर्वप्रथम देसी भाषाओं में भाषण दिया गया था। यह कई परीक्षाओं में आ भी चुका है यह क्वेश्चन। तो साथियों एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम ही सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ने का। साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि में हुआ था। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी सिक्किम। अगर नेपाल से राज्यों की सीमा के मिलने की बात की जाए तो भारत के राज्य जो हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, इन 4 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। अब ऑप्शन नंबर डी में है आपका सिक्किम, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है, तो सिक्किम की मिलती है। भारत की सीमा से संबद्ध भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान चूँकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लगता है, इसलिए हम उसको पाकिस्तान से ही मानते हैं। चीन से संबद्ध भारत के 4 राज्य हैं HP, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और अब तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भी लगने लगा है। और भूटान की बात की जाए तो भूटान से संबद्ध भारत के 4 राज्य हैं, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश है। अगर म्यांमार की बात की जाए तो म्यांमार से संबद्ध भारत के 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये
म्यांमार से लगते हैं। बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य की सीमा लगती है, जो कि है त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल है। साथियों बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगर बात की जाए तो बात की जाए तो ऑप्शन के हिसाब से तो लगेगा महाराष्ट्र, चूँकि आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से अधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत महाराष्ट्र राज्य का है। प्रतिशतता की बात कर रहा है तो महाराष्ट्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरीकरण की बात करें तो 31.2% है। 31.2% शहरी जनसंख्या है। 2001 में भारत में शहरीकरण 27.8% था। वहीं गोवा राज्य भारत में शहरीकरण में प्रथम स्थान रखता है, जो कि 62% से अधिक है। भारत की प्रथम शहरी सभ्यता कौन सी थी? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। भारत में दूसरा शहरीकरण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में विकसित हुई थी। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? मिलान बताना है, सही मिलान बताना है साथियों। बांदीपुर तमिलनाडु, मानस उत्तर प्रदेश, रणथंभौर राजस्थान, सिमलीपाल बिहार। साथियों ये आपका बांदीपुर तो है कर्नाटक, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरा है मानस उत्तर प्रदेश, ये भी गलत है क्योंकि मानस असम में है, इसलिए गलत हो जाएगा। रणथंभौर राजस्थान, सिमलीपाल साथियों उड़ीसा में है। अब बचा है ऑप्शन सी, तो रणथंभौर आपका राजस्थान में है। रणथंभौर राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है? अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी मालवा, ऑप्शन डी बघेलखंड। तो साथियों अगर अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो इस पे मालवा का पठार, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भाग है इसका, वह अवस्थित है। अरावली पर्वत जो राजस्थान राज्य में स्थित है का सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर है। अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत का उदाहरण भी है। और विंध्याचल पर्वत का विस्तार यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात और बिहार तक है। भारत का नवीनतम पर्वत श्रेणी शिवालिक श्रेणी है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। विंध्य पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, जो कि विंध्य पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं। पश्चिमी घाट का पर्वत सह्याद्री नाम से जाना जाता है। साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी तमिलनाडु का पूर्वी तट, ऑप्शन सी लाहौल एवं स्पीति एचपी, ऑप्शन डी उत्तर भारत का मैदान। साथियों अगर बात करें तो इंडिविजुअल तमिलनाडु का पूर्वी तट जो है इससे वंचित रहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से वंचित रहने वाला जो तट है तमिलनाडु का पूर्वी तट है। चूँकि तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत दृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा कम होती है। वहीं तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, जिससे मानसून प्रत्यावर्तन काल कहते हैं। साथियों दक्षिण पश्चिम मानसून सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तरी अभिसरण 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत हो जाती है। इस स्थानांतरण के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश भाग
बेसवती पछुआ पवने के प्रभाव में आता है जो दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है। इसकी समय अवधि जून से सितंबर के बीच होती है। साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, सांसद स्थानीय विकास निधि योजना कब आरंभ की गई थी? सांसद स्थानीय विकास निधि योजना की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए है 1991 में, ऑप्शन बी 1993 में, ऑप्शन सी 1996 में, ऑप्शन डी 1998 में। अगर बात करें तो सांसद स्थानीय विकास निधि की 23 दिसंबर 1993 को शुरू की गई थी। 23 दिसंबर 1993 को किसका जन्मदिन आता है साथियों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 23 दिसंबर में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव द्वारा शुरू की गई थी। 23 दिसंबर में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव द्वारा 1993 में शुरू की गई थी। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? ऑप्शन ए BN गॉडगिल, ऑप्शन बी BKRB राव, ऑप्शन सी PC महालनोबिस, ऑप्शन डी CN वकील। अगर बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना की तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा PC महालनोबिस द्वारा तैयार की गई थी। साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा PC महालनोबिस द्वारा तैयार की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 को नेहरू महालनोबिस मॉडल नाम से जाना जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता भारी उद्योग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों को दिया गया था। वहीं दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित? ऑप्शन ए तिलहन, ऑप्शन बी टीकाकरण, ऑप्शन सी दलहन उत्पादन से, ऑप्शन डी कृत्रिम सिंचाई विकसित करने से। साथियों मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो मिशन इंद्रधनुष है हमारा टीकाकरण से। जी हाँ साथियों, मिशन इंद्रधनुष योजना जो है टीकाकरण से संबंधित है। इस मिशन की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई थी और किस दिवस पर की गई थी ये आपको कमेंट में बताना है। यह मिशन भारत सरकार की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था और इस मिशन का उद्देश्य की बात करें तो बच्चों का 2020 तक टीकाकरण जो कि 7 रोगों के निदान करना है। साथियों बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? साथियों इसका सही आंसर होगा करनाल। करनाल जो कि हरियाणा में स्थित है, एक शहर है, वहाँ पर इसका अनुसंधान संस्थान स्थित है जिसको NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि 1923 में स्थापित किया गया था और NDRI को 1989 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी प्राप्त किया गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम की स्थापना की बात करें तो 16 जुलाई 1965 ईस्वी को हुई थी। साथियों राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम की स्थापना 16 जुलाई 1965 ईस्वी को हुई थी। अगर वहीं बात करें तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में अवस्थित है। वहीं अमूल ब्रांड गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ लिमिटेड नामक सहकारी संस्था के प्रबंधन में चलता है। अगर अमूल ब्रांड का मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय गुजरात के आनंद में स्थित है। साथियों अमूल ब्रांड का मुख्यालय गुजरात के आनंद में स्थित है। बढ़ते हैं आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, रिजर्व बैंक के गवर्नर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन रुपए के विनिमय मूल्य को निर्धारित करते हैं? ऑप्शन ए उच्च मुद्रास्फीति दर, ऑप्शन 2 उच्च राजकोषीय घाटा, 3 ऊंची कच्चे तेल की कीमत। अब इसको कूट में बताना, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनना है।
कूट हैं? ऑप्शन ए उपर्युक्त तीनों कारक, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी की 3, ऑप्शन डी केवल 1। साथियों, अगर हम विनिमय मूल्य की बात करें तो हमारा जो विनिमय मूल्य है उच्च रिजर्व बैंक गवर्नर के अनुसार निम्न कारक रुपए के मूल्य को निर्धारित करते हैं। नंबर 1 है उच्च मुद्रास्फीति दर, दूसरा है उच्च राजकोषीय घाटा, तीसरा है कच्चे तेल की ऊंची कीमत। यानी कि ऑप्शन नंबर ए उपर्युक्त तीनों कारक। साथियों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्न में से कौन संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन, ऑप्शन बी राज्यपाल पद, ऑप्शन सी स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन डी संघ एवं राज्य में अलग अलग चुनी गई सरकार। अगर हम संविधान का संघीय लक्षण नहीं है की बात करें तो संविधान का संघीय लक्षण नहीं है राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद संघीय लक्षण नहीं है। साथियों, भारतीय संविधान का सामान्य विशेषता संघात्मक प्रणाली है। यूएसए एक संघ राज्य है जहां दोहरी नागरिकता है और संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है जो संघीय प्रणाली की विशेषता है। साथियों, फिर से सुन लीजिए, संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है जो संघीय प्रणाली की विशेषता है। वहीं लोकतांत्रिक सरकार एवं संघीय प्रणाली के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य। भारत में संघीय ढांचा कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। साथियों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था? साथियों, मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी संसद। साथियों, आप सबको मालूम होगा कि मूल संविधान में मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं था। जी हाँ साथियों, मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं था। इसका सही आंसर है मंत्रिमंडल शब्द को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जोड़ा गया था। मंत्रिमंडल का प्रयोग सिर्फ एक बार अनुच्छेद 352 में किया गया है और कैबिनेट सहित सभी मंत्री को मंत्री परिषद कहा जाता है। मंत्री परिषद का उल्लेख की बात करें तो अनुच्छेद 74 में है। मंत्री परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में है। वहीं अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74-75 में है। 74 और 75 में है। प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 में है। अनुच्छेद 79 के आधार पर संसद का गठन किया गया है। अनुच्छेद 79 के आधार पर संसद का गठन किया गया है। साथियों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। ऑप्शन ए गोलकनाथवाद, ऑप्शन बी सज्जन सिंह वाद 1965 में, ऑप्शन सी शंकरी प्रसाद वाद 1951 में, ऑप्शन डी केशवानंद भारती वाद 1973। साथियों, आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा। इस संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया था केशवानंद भारती वाद 1973। साथियों, केशवानंद भारती में सबसे ज़्यादा जजों की पीठ, सबसे ज़्यादा न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1973 में। वहीं अगर प्रथम संविधान संशोधन की बात करें तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को सीमित किया गया था। वहीं शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। साथियों,
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में यह निर्णय दिया गया कि संसद अनुच्छेद 368 द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। साथियों बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्न अंकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ, ऑप्शन बी परमादेश बी कमांड, ऑप्शन सी प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा बाय हार्ट अथॉरिटी। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, इसका सुमेलित नहीं है। प्रतिषेध का होता है साथियों, क्या होता है, प्रतिषेध का होता है प्रोहिबिशन। वहीं बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें, बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कार्पस बोलते हैं, परमादेश को मैंडामस, प्रतिषेध को प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा को क्यो वारंटो, उत्प्रेषण को सर्टियोरिटी कहते हैं। अनुच्छेद 226 के अनुसार मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी अभियोग सीधे उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के आगे। 25 की तरफ बढ़ते हैं तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट का सही उत्तर चुनना है साथियों। ऑप्शन ए में है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 315, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 118, संघ लोक सेवा आयोग 323 का ए। साथियों भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं, साथियों इसका सही मिलान होगा ए का होगा आपका ए का भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सही होगा 148 अनुच्छेद 148, वित्त आयोग हो जाएगा आपका अनुच्छेद 280, प्रशासनिक अधिकरण हो जाएगा आपका 323 का ए, संघ लोक सेवा आयोग हो जाएगा आपका अनुच्छेद 315। तो इसका सही आंसर होगा इसका सी ए का। ए होगा साथियों, माफ़ कीजिएगा, इसका सही आंसर ए होगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सी 148 अनुच्छेद 148, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण होगा अनुच्छेद 323 के ए में, संघ लोक सेवा आयोग 315 अनुच्छेद में। साथियों बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। रक्त में टी कोशिकाएं, मस्तिष्क में धूसर कोशिकाएं, रक्त में लाल कणिकाएं और हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका सही आंसर आपका सही आंसर साथियों होगा, आपको बताना है एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रक्त में टी कोशिकाएं। मस्तिष्क में धूसर कोशिकाएं नहीं हो सकता है क्योंकि एड्स की विषाणु रक्त में टी कोशिकाओं की वृद्धि को प्रभावित करता है। टी कोशिका एक प्रमुख लिम्फोसाइट है और लिम्फोसाइट एक प्रकार का श्वेत रक्त कोशिका है। टी कोशिका अपने निर्माण के बाद बाल्य ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि में चली जाती है, वहीं पर इसका विकास होता रहता है, इसलिए इसका नाम टी अक्षर से जुड़ा है। लिम्फोसाइट की बात करें तो श्वेत रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, यह प्रतिरक्षी का निर्माण करती है और एड्स का HIV वायरस इसे प्रभावित करता है।
एड्स का पूरा नाम की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है, आप सबको पता ही होगा। यह HIV नामक विषाणु के कारण होता है। यह मनुष्य की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। इसके लक्षण में रोग प्रतिरोध क्षमता का नष्ट होना शामिल होता है। साथियों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है 3-4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं? ऑप्शन ए कृंतक, ऑप्शन बी रक्षक, ऑप्शन सी अग्र चवर्णक, ऑप्शन डी चवर्णक। साथियों, आपने हिंदी तो बहुत कम सुने होंगे इन दांतों के नाम, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए इंसाइजर्स, ऑप्शन बी कैनाइंस, ऑप्शन सी प्रीमोलर्स, ऑप्शन डी मोलर। साथियों, 3-4 वर्ष के बच्चों में दांत नहीं होते हैं, तो ये नहीं होते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी में है चवर्णक। चवर्णक नहीं होते हैं। चवर्णक मनुष्य के दांत के 4 भाग होते हैं, जिनमें एक चवर्णक होते हैं। साथियों, इसका कार्य भोजन को चबाना होता है। चवर्णक जो मूलर दांतों का इसका कार्य भोजन को चबाना होता है। और 3-4 वर्ष के बच्चों में दूध के दांत होते हैं। इनको भोजन 3-4 वर्ष के बच्चे भोजन नहीं करते हैं अच्छे से, इसलिए इनमें दांत नहीं पाए जाते और इनकी संख्या 20 होती है। दांत का ऊपरी परत चमकीला होता है, यह एनेमल का बना होता है। दांत ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। यह 4 प्रकार का होता है। दांत के जो प्रकार की बात करें तो दांतों की बात की जाए तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। साथियों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। धावन सोडा है ऑप्शन ए पोटेशियम डाइसल्फेट, ऑप्शन बी सोडियम सल्फेट, ऑप्शन सी सोडियम बाई कार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। साथियों, आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम ही होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका एकदम सही आंसर है। वहीं अगर बेकिंग सोडा की बात की जाए तो उसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, जो कि खाने वाला सोडा होता है। और ये धावन सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, कपड़े धोने वाला सोडा होता है। सोडियम कार्बोनेट सफ़ेद रवेदार ठोस पदार्थ होता है। इसका आणविक सूत्र की बात करें तो साथियों, इसका आणविक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O और यह जल में विलय होता है, आम बात है। इसका उपयोग करते हैं हम साबुन, कागज़, कांच आदि के निर्माण में करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और सोडियम के अन्य यौगिक के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। खारे जल को मृदु बनाने में किया जाता है और कपड़ा साफ करने में, जो मैं पहले बता चुका हूँ, अनेक प्रकार के साबुन चूर्णों का यह एक महत्वपूर्ण अवयव है। साथियों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 है प्रकाश के 2 स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगों की तरंग दैर्ध्य समान हो, आयाम समान हो, तरंग दैर्ध्य समान हो तथा कालांतर नियत हो, या आयाम तथा तरंग दैर्ध्य समान हो। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा तरंग दैर्ध्य समान हो तथा कालांतर नियत हो। सही आंसर तरंग दैर्ध्य समान हो तथा कालांतर नियत हो। तरंग द्वारा तय की गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य का SI मात्रा की बात करें तो मीटर, एंगस्ट्रॉम इत्यादि होता है। 2 लगातार सुरंगों या 2 लगातार गर्तों या 2 लगातार संपीड़नों या 2 लगातार विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। वहीं अगर तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम की बात करें तो तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं। तरंग का वेग का सूत्र की बात करें तो c = n लैम्डा, जहाँ की c वेग होता है, n आवृत्ति और लैम्डा तरंग दैर्ध्य होती है। तरंग दैर्ध्य समान तथा कालांतर नियत होता है। साथियों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की और क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन होने वाला है हमारा।
क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्नांकित कथनों में कौन असत्य है। ऑप्शन ए शंट एक अत्यंत ही कम प्रतिरोध वाला तार होता है। ऑप्शन बी शंट एक अत्यंत ही अधिक प्रतिरोध वाला तार होता है। ऑप्शन सी शंट उच्च धाराओं से धारामापी की रक्षा करता है। ऑप्शन डी धारामापी के श्रेणी क्रम में शंट लगाकर अमीटर बनाया जाता है। साथियों, इसका सही आंसर जो होगा, सही आंसर है धारामापी के श्रेणी क्रम में शंट लगाकर अमीटर बनाया जाता है। धारामापी के श्रेणी क्रम में शंट लगाकर अमीटर बनाया जाता है। साथियों, इसका सही आंसर है धारामापी के श्रेणी क्रम में शंट लगाकर अमीटर बनाया जाता है। शंट मुख्य धारा का अधिकांश भाग अपने अंदर होकर प्रभावित कर देता है, जिससे धारामापी सुरक्षित रहती है। शंट का प्रतिरोध कम होने से शंट युक्त धारामापी का कुल प्रतिरोध भी बहुत कम हो जाता है। साथियों, समाप्त करते हैं यहीं पे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।